मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थाओं का विकास का अध्ययन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तीसरे 19वीं शताब्दी में अनेक प्रशासनिक अभिकरणों अथवा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों की रचना हुई। इन संस्थाओं का उदय उन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संबंध में सहयोग की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ था, जिनके सफल समाधान के लिए अंतर्राज्यीय आधार पर नियोजन समन्वय आवश्यक था। इस दिशा में प्रथम कदम वियना सम्मेलन में ही उठा लिया गया था, जिसने यह नियम बनाया कि जो नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं अथवा उनकी सीमा बनाती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय नदियों का प्रशासन विश्व व्यापार के हित में किया जाएगा। यद्यपि उनके प्रशासन और नौचालन को तटवर्ती देशों के हाथ में ही छोड़ दिया जाएगा। वियना सम्मेलन ने एक नदी राइन नदी में यातायात के नियम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया। इस राइन आयोग की शक्तियां अत्यंत सीमित थी, परंतु फिर भी इसकी रचना एक महत्वपूर्ण विकास था, क्योंकि यह संप्रभुता संपन्न राज्यों के द्वारा रचा गया एक प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय यूनियनें स्थापित की गई। इनमें से अधिक प्रसिद्ध है 1856 में स्थापित डेन्यू नदी के लिए यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन फॉर डेन्यू 1856, एवं 1864 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र संघ इंटरनेशनल जियोडेटिक एसोसिएशन 1864 व 1868 में स्थापित तार प्रशासनों का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, 1875 में स्थापित विश्व डाक संघ तथा तोल माप और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो 1875 में, तथा 1886 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ एवं 1930 में स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय तथा 1905 में स्थापित कृषि का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आदि। यही नहीं, इन सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों के अतिरिक्त 1914 तक लगभग 1000 व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित हो चुके थे, जो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघने वाले लगभग प्रत्येक मानवीय हित से संबंध रखते थे। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों का उदय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इतिहास का एक बहुत बड़ा आशाजनक विकास है। इन संगठनों की स्थापना के द्वारा राज्य अपनी प्रभुसत्ता को सीमित करने तथा कुछ ऐसे विषयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियमन को स्वीकार करने को प्रस्तुत हो गए, जो पहले घरेलू मामले समझे जाते थे। फेडरिक सुमा के अनुसार ये गतिविधियां एक विश्व के विचार को उससे अधिक वास्तविक मानवीय अर्थ प्रदान करती हैं, जितना कि विदेशी मंत्रालय अथवा दूतावास देने के लिए समर्थ और इच्छुक थे। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संघों के द्वारा सरकारी दृष्टिकोण और आचरण तथा आश्चर्यजनक रूप से संशोधित हुए हैं। नंबर 4 हेडिंग है राजनय और सम्मेलन व्यवस्था का विकास। चौथे 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्ववर्ती विशिष्ट रूपों की संख्या और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि हुई। राजनय और संधिवार्ता की कला का इतना अधिक विकास हुआ कि वियना सम्मेलन में राजनैतिक प्रतिनिधियों के वर्गीकरण और पूर्ववर्तीता के संबंध में नियमों की रचना को आवश्यक पाया। सम्मेलनों की प्रक्रिया कहीं अधिक व्यवस्थित और
जटिल हो गई। जैसा कि हम हेग सम्मेलन के संबंध में देखते हैं कि उनका संख्या भी बहुत बढ़ गई। जेम्स एस जोइस की गणना के अनुसार 1840 से 1909 तक प्रत्येक दशाब्दी में सम्मेलनों की संख्या क्रमशः 9, 22, 75, 149, 214, 469 और 1082 थी। पांचवा है एक गोलार्ध का संगठन। 19वीं शताब्दी का पांचवा महत्वपूर्ण विकास अखिल अमेरिकावादी आंदोलन था, जिसने प्रादेशिक संगठनों के विकास का पूर्वाभास दे दिया। ये प्रादेशिक संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप हो गए। अंतर अमेरिकी राज्यों का पहला सम्मेलन वाशिंगटन में 1889 में हुआ, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगले वर्ष अखिल अमेरिकन संघ की स्थापना की गई, जिसका कार्य व्यापार संबंधी सूचनाओं के विनिमय की व्यवस्था करना था। इस साधारण प्रारंभ से धीरे धीरे अमेरिकन राज्यों का पारस्परिक संबंध बढ़ता रहा, जो आगे चलकर अमेरिकन राज्यों के संगठन की स्थापना का आधार बना। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास अनेक सीढ़ियां पार कर चुका था, परंतु 19वीं शताब्दी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय सहयोग एवं हेग व्यवस्था अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्राप्ति के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके और 1914 में तब तक के इतिहास का सर्वाधिक भयंकर युद्ध प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसका तांडव नृत्य नवंबर 1918 तक चलता रहा। यह युद्धाग्नि की राख में राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। फ्रेडरिक एल सूमा के अनुसार राष्ट्रसंघ राज्यों के राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पद्धति का विस्तार करने में अब तक के प्रयत्नों में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले के सभी विकासों का समावेश हो गया था। यूरोपीय सहयोग की भांति इसकी परिषद की रचना में बड़ी शक्तियों की प्रधानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। बहुत से राजनेताओं का विचार था कि यदि 1914 के संकट के समय यूरोपीय सहयोग की सम्मेलन की व्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव हुआ होता, तब शायद प्रथम विश्व युद्ध न होता। राष्ट्रसंघ एक प्रकार से यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था का स्थायीकरण और संस्थाकरण था, जिसकी परिषद एक प्रकार से महाशक्तियों का एक अस्थायी सम्मेलन थी। हेग व्यवस्था का मूल सर छोटे और बड़े सभी राज्यों की स्वतंत्रता और वैधानिक समानता का सिद्धांत था। राष्ट्रसंघ की सभा के संगठन इस सिद्धांत को अपनाकर एक राज्य एक मत के आधार पर राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया। हेग व्यवस्था की इस पंच निर्णय की व्यवस्था को और भी विकसित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की स्थापना की दिशा में पंच निर्णय के अस्थायी न्यायालय के आगे का कदम था। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण विकास थी। वस्तुतः जैसा कि गेथर्न हार्डी का मत है कि राष्ट्रसंघ पेरिस शांति सम्मेलन की एक महान रचना थी। इसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी और यदि इसके सदस्य दृढ़तापूर्वक निष्पक्ष रूप से इसका उपयोग करते तो वह शांति का एक महान साधन सिद्ध होता। यह राष्ट्रसंघ क्या था, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में राष्ट्रसंघ के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास का ये क्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।